मैम म्यूट वीडियो। Okay, so yesterday we started the revision of the Companies Act 2013, you are aware, huh? Till the time we have discussed the introductory part, application of the company, definition of the company, features of the company we have discussed, lifting the corporate wealth, which is very important question of the company law we have discussed. Huh? Then next one question we have discussed is the kinds of a company, and out of that certain kinds yesterday we have finished out. Okay, number one, we have discussed the company limited by shares, we have discussed company limited by guarantee, we have discussed unlimited company, we have discussed one person company, and in private company also we have discussed, but from private company we will start our discussion. So we are on the kinds of a company, हमने already ये discuss तो किया. वैसे private company को कोई minimum product capital की requirement limitation नहीं है, पहले थी, पहले 1 लाख रुपीस private company and public company 5 लाख रुपीस ऐसा था, but अब as prescribed by central government ऐसे दिया है. Minimum number of the private company should be 2. If it is a OPC, then minimum number of the member required is a 1. Maximum number is a 200. But while counting the 200, we are not supposed to count the members who are company's employees also. So company's past employee, present employee who are a company's member also, they should not be counted. The right to transfer the shares in the private companies are restricted. Okay. Private company cannot invite the public to subscribe for the shares of a company. Small company जो होती है वो प्राइवेट कंपनी होती है, ओपीसी भी प्राइवेट कंपनी हो सकती है. स्मॉल कंपनी कभी पब्लिक कंपनी नहीं होगी, ओपीसी भी कभी पब्लिक कंपनी नहीं होगी. नाउ अनदर काइंड ऑफ द प्राइवेट कंपनी इज अ स्मॉल कंपनी. तो स्मॉल कंपनी आपको मैंने ऑलरेडी बताया ये क्या है, बोलो एक प्राइवेट कंपनी है. स्मॉल कंपनी का पेड अप कैपिटल मैक्सिमम कितना हो सकता है, नॉट मोर देन 50 लाख. स्मॉल कंपनी का मैक्सिमम पेड अप कैपिटल कितना है, नॉट मोर देन 50 लाख. और प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनी का टर्नओवर जो है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, बोलो 2 करोड़ रुपीस मैक्सिमम हो सकता है. अगेन स्मॉल कंपनी कभी सेक्शन 8 कंपनी नहीं हो सकती, याद है ना, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट चैरिटी वाली कंपनी नहीं हो सकती है. एंड स्मॉल कंपनी होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी भी नहीं हो सकती है. सो दैट 2 पॉइंट नीड टू बी रिमेंबर्ड अबाउट द स्मॉल कंपनी वहां पे. देन पब्लिक कंपनी मतलब क्या, बोलो जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक कंपनी है, सिंपल. उसको भी पहले मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल का लिमिट दिया होता 5 लाख, बट अब नहीं है. सो एज विल बी प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. यही रूल अब क्या होता है वहां पे एप्लीकेबल होता है. बट यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट हमें याद रखना है कि अगर कोई पब्लिक कंपनी है और उस पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, तो वो सब्सिडरी कंपनी भले ही प्राइवेट कंपनी है बट उसको कंसीडर क्या किया जाएगा, पब्लिक कंपनी. तो इन ऑल सिंपल भाषा में public company की subsidiary company will also be considered as a public company. Okay. So some significant point to be remembered about the public company. Number one, it's not private company. That means it did not make the restrictions in the article of association. Any maximum number of member it can have. Okay. No limitation of the 200 member. पब्लिक कंपनी के शेयर्स आप ओपन मार्केट में कभी भी कैसे भी इजीली ट्रांसफर कर सकते हो. देन नेक्स्ट वन, नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट हैज बीन देयर. मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर प्राइवेट कंपनी को रिक्वायर्ड है 7 एंड मैक्सिमम नंबर पे कोई लिमिट वहां पे नहीं है. एंड आज ऑलरेडी टोल्ड यू प्राइवेट पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी भले ही रजिस्टर्ड एज अ प्राइवेट कंपनी हो बट स्टिल इट विल बी कंसिडर्ड एज अ पब्लिक कंपनी कंसिडर किया जाएगा वहां पे. नाउ आगे देखो क्या है वहां पे. बट ओनली थिंग इज दैट पब्लिक कंपनी मस्ट बी फॉर्म फॉर द लॉफुल पर्पस. किस पर्पस के लिए फॉर्म चाहिए, लॉफुल पर्पस. और पब्लिक कंपनी को फॉर्म करने के लिए कम से कम 7 और मोर मेंबर नीड टू बी देयर. कम से कम 7 मेंबर तो उसके लिए होना जरूरी है वहां पे. नाउ नेक्स्ट कंपनी, on the basis of control, the company gets converted into the 2 types. Okay, classified into the 2 types. Holding company and subsidiary company is the type. Holding company and subsidiary company are another type of a company. Okay, now what it is to be mentioned, a company is a holding company in relation to the one or more company means a company of which such a company is a subsidiary company.
होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन कैसे दी है कि जिसको सब्सिडरी कंपनी है वो कौन है वहां पे होल्डिंग कंपनी। और फिर हमें मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन किसकी बनती है बोलो, सब्सिडरी कंपनी की। ओके, तो सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू द अदर कंपनी, हाँ मतलब इन रिलेशन टू द होल्डिंग कंपनी मीन्स दो चीजें, दो कंपनीज में सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी वाला रिश्ता कब हो सकता है, देखो दो केसेस। नंबर वन, अगर होल्डिंग कंपनी के पास सब्सिडरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन का कंट्रोल है। एंड नंबर टू, अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी में मोर देन हाफ ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल हाँ होल्ड करती है, तो वो कंपनी क्या कंसिडर की जाएगी, होल्डिंग, एंड अनदर कंपनी विल बी कंसिडर्ड एज अ सब्सिडरी कंपनी। हाँ, नाउ वन इम्पोर्टेंट पॉइंट यू शुड रिमेम्बर हियर कि हम ऐसे कब बोलेंगे कि कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक कंपनी के कंट्रोल में है, तो अगर हाँ मोर देन हाफ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो होल्डिंग कंपनी क्या कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है। हाँ, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, होल्डिंग कंपनी कंसिडर किए जाएगा। हाँ, नाउ इसमें ना एक लेयर वाला मेन इश्यू आता है छोटा सा। हाँ, एक पब्लिक कंपनी जो होल्डिंग कंपनी है, पब्लिक प्राइवेट व्हाटएवर, एक होल्डिंग कंपनी को मैक्सिमम कितने सब्सिडरी कंपनी हो सकते हैं, तो 3। होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी। हाँ, तो होल्डिंग कंपनी को कितने लेयर्स आ सकते हैं वहां पे, तो 3 लेयर्स वहां पे कंसिडर किए जा सकते हैं जो होल्डिंग कंपनी के सब्सिडरी कंपनी बन सकते हैं। यस निधि, मैम वो पहले डिस्कस किया था ना, उधर टोटल वोटिंग पावर है हमारे बुक में। हाँ तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ना, टोटल वोटिंग पावर ही है वहां पे। हाँ, तो मैंने इसीलिए वो टोटल शेयर कैपिटल, ओके हाँ सही है, यहाँ पे आपको टोटल वोटिंग पावर ही लेना है क्योंकि अमेंडेड प्रोविजन में टोटल वोटिंग पावर ही है। कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एंड नंबर 2, एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। यही वर्ड आपको यहाँ पे रिमेम्बर करना है, टोटल वोटिंग पावर, यही वर्ड आपको यहाँ पे रिमेम्बर करना है, राइट। अच्छा, ओके, नाउ आगे देखो क्या गया वहां पे। हाँ, स्टेटस ऑफ प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ द पब्लिक कंपनी। ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर बताया, कोई कंपनी है जो रजिस्टर्ड प्राइवेट कंपनी है और वो एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, तो भले ही वो रजिस्टर्ड एज अ प्राइवेट कंपनी है, उसको कंसिडर क्या किया जाएगा वहां पे, इट विल बी कंटिन्यूज टू बी अ पब्लिक कंपनी। भले ही वो प्राइवेट कंपनी एज अ रजिस्टर्ड है, स्टिल वो सब्सिडरी किसकी है, पब्लिक कंपनी। तो लॉ उसको कंसीडर क्या करता है, पब्लिक कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट। नाउ डी पॉइंट देखो, एसोसिएट कंपनी। हाँ, अब एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन में हमें क्या क्या मिलता है, देखो इन रिलेशन टू द अदर कंपनी अ कंपनी इज डीम्ड टू बी एसोसिएट कंपनी। हाँ, कब कब देखो क्या क्या वर्डिंग आता है इसमें। नंबर 1, वन कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द अदर कंपनी, बट वो दूसरे की क्या नहीं है बोलो, सब्सिडरी नहीं है, क्योंकि सब्सिडरी कंपनी के लिए हमें 50% ऊपर रिक्वायर्ड है, मोर देन 0.5% रिक्वायर्ड है, तो विच इज नॉट सब्सिडरी। तो एक कंपनी को दूसरे कंपनी के एसोसिएट कंपनी फॉर्म में कब कंसिडर किया जाता है बोलो, एक कंपनी दूसरे कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करती है। क्या एक्सरसाइज करती है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, बट विच इज नॉट अ सब्सिडरी ऑफ द कंपनी हैविंग इन्फ्लुएंस, एंड इंक्लूड फिर उसके जॉइंट वेंचर्स भी उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। Now, what is mean by this word significant influence? A very simple thing. Significant influence stands for एक कंपनी का दूसरे कंपनी में एटलीस्ट 20% टोटल पेड अप कैपिटल पे क्या है वहां पे कंट्रोल, टोटल वोटिंग पावर पे सॉरी कंट्रोल है, तो उसको क्या किया जाएगा, उसकी एसोसिएट कंपनी कंसिडर की जाएगी। हाँ, नाउ टोटल शेयर कैपिटल का काउंटिंग कैसे करना है हमें, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एंड कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर, दोनों को मिला के जो बनता है वो दोनों को मिला के बनता है, क्या बनता है वो टोटल शेयर कैपिटल कंसिडर किया जाता है वहां पे। हाँ, आगे देखो एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट के तरफ से जून 2015 में आया हुआ है। नाउ व्हाट इज दैट पर्टिकुलर क्लैरिफिकेशन, सी the Ministry of Corporate Affairs has clarified the share held by one company in the another company in a fiduciary capacity. I told you, मतलब जस्ट संभालने के लिए एक कंपनी ने अपने शेयर दूसरे कंपनी के पास में दिए,
तो वो एसोसिएट कंपनी वाला रिश्ता फॉर्म नहीं करते, क्योंकि वो कंपनी उस कंपनी के शेयर्स कंट्रोल नहीं कर रही है ना, बस दूसरे कंपनी के उस कंपनी के शेयर्स बस क्या करने के लिए दिए, संभालने के लिए दिए. सो इट्स ओनली रिलेशनशिप ऑफ अ fiduciary capacity. Okay, now on the basis of access to the capital, the kinds of the company get its easiest kind of the company, those companies which are listed on the stock exchange are considered as a listed company, and those companies whose names are not listed in the stock exchange, they are considered as a unlisted company. उसको consider किया जाता है. That's it, very easy. Now another kinds of the company में क्या क्या है देखो. One is a government company. If you remember this chart only easily, you can remember the government company. A company in which more than 51% of the share has been held either by the central government or by the state government or partly by one of the state government and another central government, that it will be considered as a government company consider किया जाएगा. तो जिस कंपनी में नंबर 1 सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट, जैसे वो कंट्रोल वहां पर होल्ड किया गया, तो दैट कंपनी विल बी कंसिडर्ड एज अ गवर्नमेंट कंपनी. इन ऑल 51% से ज्यादा शेयर कैपिटल किसके पास चाहिए बोलो? गवर्नमेंट कंपनी के, गवर्नमेंट के पास चाहिए. फिर भले वो गवर्नमेंट सेंट्रल हो, स्टेट हो, या फिर पार्टली स्टेट पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट हो. सो वेरी सिंपल पॉइंट हैज बीन देयर. नाउ देन अनदर कंपनी व्हिच इज कमिंग इज अ फॉरेन कंपनी. दिस इज आल्सो वेरी इजी कंपनी, कि जिसमें उस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जो है इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, बट उस कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है. फिर वो फिजिकली हो या इलेक्ट्रॉनिकली हो, और कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई भी टाइप का बिजनेस वो इंडिया में करती है, तो वो कंपनी कंसिडर की जाएगी फॉरेन कंपनी. टू थिंग्स. नंबर 1, दिस कंपनी हैज अ incorporated outside India and the company has a place of business in India. That's it. Very 2 points are required here. Okay. Now next one देखो, association not for profit, that is section 8 company is another company. Here you will get all the points about the section 8 company, which in a short you can easily remember. Okay. Number 1, this type of a company is formed for the purpose of some charity. Charity purpose, not profit earning purpose. Now what will be that charity purpose? Commerce, art, science, religion, environment, charity, sports. तो किसी ना किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए कंपनी फॉर्म हुई है. कंपनी को कोई मिनिमम शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट सच नहीं है. कंपनी अपना प्रॉफिट जिस पर्पस के लिए फॉर्म की गई है उसी पर्पस के लिए बनाई गई है. ओके. Profit for the promotion of the objective for which it is formed. कंपनी रिन्यूएशन नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट ही नहीं अर्न करती ना. जो प्रॉफिट अर्न करती है वो चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज होता है. सो कंपनी डिड नॉट डिक्लेयर द डिविडेंड. कंपनी को एज एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट काम करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से एक स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ता है. एंड उसी लाइसेंस में सेंट्रल गवर्नमेंट उस कंपनी को परमिट करता है कि वो जो वर्ड कंपलसरी होते हैं ना लिखना, पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड वर्ड और प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड, वो नहीं भी यूज करे एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट तो चल जाएगा वहां पे. तो उनको एग्जम्पशन मिलता है फ्रॉम यूजिंग दिस पर्टिकुलर वर्ड्स. देन देखो, ये दिया गया लाइसेंस सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी कैंसिल कर सकता है. अगर किसी भी कंडीशन को ये कंपनी क्या करती है वहां पे वायलेट करती है. नाउ ऑन रिवोकेशन, अगर समझो किसी भी कंडीशन का वायलेशन किया, इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनी का लाइसेंस रिवोक किया, तो उस कंपनी के साथ क्या क्या हो सकता है देखो. व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस दैट कैन हैपन विद द कंपनी? नंबर 1, द कंपनी कन्वर्ट इट्स स्टेटस, चेंज द नेम. कंपनी नॉर्मल पब्लिक प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है. नंबर 2, डायरेक्टली कंपनी वाइंडिंग अप के लिए जा सकती है. या फिर नंबर 3 क्या हो सकता है देखो, amalgamate with another company having this similar object. या कंपनी किसी similar object वाले another company में क्या हो सकती है, amalgamate हो सकती है. ये कंपनी जनरल मीटिंग बुला सकती है, बुला सकती है. नॉर्मल कंपनी जो होते हैं ना, उनको आपको इंटरमीडिएट लेवल पे आप पढ़ोगे काइंड्स ऑफ कंपनीज कंपनी लॉ में, तो आपको पता चल जाएगा कि नॉर्मल बाकी सारे कंपनीज को जनरल मीटिंग के लिए 21 डेज की नोटिस देनी पड़ती है, बट इनको ना 14 डेज की नोटिस, क्लियर 14 डेज नोटिस इज रिक्वायर्ड
before taking the general meeting. हाँ, then minimum number of director, minimum number of independent director, ये जो provisions बाकी companies को applied है, ये association not profit को applicable नहीं है. बाकी जो normal companies होते हैं ना, उनमें compulsory नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी नाम की कमेटी होती है. हाँ, जो डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन एंड ऑल इश्यूज पर डिस्कस करती है, बट इसको इस कमेटी की जरूरत नहीं है. एंड दिस मे बी अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाइल टीचिंग यू. हाँ, कि एक पार्टनरशिप फर्म कंपनी में मेंबर बन सकती है क्या? नहीं. इंडिविजुअल पार्टनर बन सकता है तो ह्यूमन बीइंग एज ए इंडिविजुअल पर्सन, बट पार्टनरशिप फर्म डिड नॉट हैव द इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस. तो पार्टनरशिप फर्म कंपनी की मेंबर नहीं बन सकती, बट उसको एक एक्सेप्शन है. A partnership firm can become the member of the association not for profit. हाँ, सेक्शन 8 कंपनी की वो मेंबर बन सकती है. हाँ, ओके. सो वही सारी चीजें वापस चार्ट बना के नीचे वहां पे दी हुई है उन्होंने. Then next another company comes, that another company is a dormant company. Another company which is coming is a dormant company. हाँ, dormant company क्या है? देखो, एक कंपनी हाँ रजिस्टर्ड हुई, फॉर्म्ड हुई, हाँ, बट फॉर्म हुई है किसी फ्यूचर पर्पस के लिए. हाँ, या फिर कोई असेट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए, और अभी एट प्रेजेंट कंपनी कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर रही है. हाँ, तो क्या हो सकता है पता है? एज कंपनी इज नॉट डूइंग एनी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी से हटाया जा सकता है. इसलिए उस कंपनी को हाँ सच अ कंपनी या इनएक्टिव कंपनी को हाँ एक एप्लीकेशन करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को कि हमें डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस दो. तो फिर ना रजिस्ट्रार उनको डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस दे देता है. ओके, तो ऐसे कंपनी को ना एप्लीकेशन करके खुद को डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस लेना पड़ता है. हाँ, अगर वो डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस ना ले तो क्या हो जाएगा पता है? उस कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से निकाला जाएगा. अगर 2 साल तक कंपनी इनएक्टिव कंपनी या कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर रही है और वो कंपनी खुद को एज अ डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस भी नहीं लेती है, तो उस कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी से निकाला जाएगा. इसलिए दैट कंपनी हैज टू मेक एन एप्लीकेशन. ओके, नाउ 2 चीजें आई ना ऊपर. एक आया इनएक्टिव कंपनी, दूसरा आया सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं करती है. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट टू वर्ड. व्हाट इज मीन बाय द वर्ड इनएक्टिव कंपनी एंड व्हाट इज मीन बाय द वर्ड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन. नाउ इनएक्टिव कंपनी मतलब क्या होगा? देखो, a company which is not carrying on any business or operation or not doing any significant accounting transaction. कितने पीरियड तक? देखो, for 2 financial year. हाँ, that company या फिर उस कंपनी ने हाँ 2 financial year से फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट नहीं किया, एनुअल रिटर्न्स नहीं भरा है लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में, दैट कंपनी इज कंसीडर्ड एज एन इनएक्टिव कंपनी. जिस कंपनी ने 2 साल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं भरा, एनुअल रिटर्न नहीं भरा, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया, दैट कंपनी इज कंसीडर्ड एज एन एक्टिव कंपनी. फिर अब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मतलब क्या? कोई भी एज सच बिजनेस वाला ट्रांजैक्शन नहीं किया. मतलब ये 4 सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, तो ये 4 छोड़ के उस कंपनी ने और कुछ नहीं किया हुआ है. दैट इज कंपनी हैज नॉट डन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन. दैट इज कंपनी ने फीस भरी है रजिस्ट्रार के पास, कंपनी ने एक्ट के प्रोविजंस को फुलफिल किया है, कंपनी ने अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स किया एंड कंपनी ने अपने ऑफिस रिकॉर्ड्स के मेंटेनेंस के लिए जो पेमेंट्स है उतने पेमेंट्स किए हुए. अब इसमें से कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है ना, बस कंपनी का जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर संभालने के लिए जितना रिक्वायर्ड है उतना ही किया हुआ है. तो ये 4 छोड़ के कंपनी और कुछ नहीं कर रही है, इसका मतलब कंपनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर रही है. हाँ, now another company which comes is a निधि कंपनी. हाँ, निधि कंपनी from this chart easily you can remember. हाँ, निधि कंपनी क्या करती है? अपने जो मेंबर्स होते हैं ना उनमें बचत का हैबिट लगाती है. सो नंबर 1, कल्टिवेट द हैबिट ऑफ द थ्रिफ्ट, कॉस्ट कटिंग, खर्चा कम करके सेविंग. सो इट प्रमोट द मेंबर टू मेक अ सेविंग. हाँ, अब वो सेविंग निधि कंपनी में वो लोग क्या करते हैं? इन द डिपॉजिट फॉर्म रखते हैं. हाँ, रिसीविंग द डिपॉजिट फ्रॉम, एंड फिर उन्हीं मेंबर्स में से किसी मेंबर को पैसे की जरूरत होगी तो उसी पैसे से मेंबर्स को क्या किया जाता है? लेंडिंग भी किया जाता है फॉर देयर नेचर बेनिफिट. बाहर किसी को लोन नहीं दिया जाएगा, मेंबर से डिपॉजिट लेना है और वही डिपॉजिट मेंबर में से जिस मेंबर को मनी की जरूरत है उसको लैंड करना है. दैट इज कंसिडर्ड एज अ निधि कंपनी. ओके, then next one comes is a public financial institution. हाँ, public financial institution आपको सीधे सीधे नाम और कौन से एक्ट के नीचे उनको बनाया गया है वो याद रखना है. नंबर 1 LIC and LIC Act,
Number 2, IDFCL, Infrastructure Development Finance Company Limited. Next, UTI, Unit Trust of India. Next, any other institution which is notified by the central government under Companies Act, Purana wala 1956, and any other institution which is notified by central government with consultation to the RBI, that all are considered as a public financial institution. But पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनने के लिए 2 कंडीशंस फुलफिल करना जरूरी है. व्हाट आर दैट? नंबर 1, इट इज एस्टैब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सेंट्रल और स्टेट एक्ट. याद है ना, LIC अंडर LIC एक्ट वगैरह, तो किसी ना किसी एक्ट के नीचे इसको बनाया गया होगा. एंड नंबर 2, एटलीस्ट 51% ऑफ द फेडरल कैपिटल इज होल्ड बाय और कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट. हाँ, तो मैंने आपको तभी बताया था कि इसमें और गवर्नमेंट कंपनी में फर्क क्या है इस पॉइंट का. गवर्नमेंट कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 के नीचे बनती है, और PFI, हाँ, PFI किसके नीचे बनती है? किसी सेंट्रल या स्टेट स्पेशल लेजिस्लेशन से वहां पे बनती है. ओके, फिर हमने ना कंपनी बनाने के लिए कंपनी के क्या क्या फीचर्स है वो डिस्कस किया. हाँ, फिर हमारे सामने सेकंड पॉइंट था कि कौन सी कंपनी बनाए, तो इसीलिए हमने सारे कंपनी के जो टाइप्स थे वो डिस्कस किए, और हमने डिसाइड किया बस चलो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हम लोग फॉर्म करते हैं. हाँ, तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा बोलो? कंपनी का हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, राइट. हाँ, सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी. हाँ, दिस में भी 7 मार्क ब्रॉड क्वेश्चन, डिस्कस द मोड्स ऑफ रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी. ओके, हाँ, तो हमने डिस्कस किया था कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में सबसे पहला रूल आता है प्रमोटर. तो यू मे हैव द इंडिविजुअल क्वेश्चन ऑन द प्रमोटर. हाँ, 2013 के एक्ट के पहले कभी भी प्रमोटर की डेफिनेशन, लीगल डेफिनेशन नहीं दी थी, बट 2013 के एक्ट में क्या किया, प्रमोटर की लीगल डेफिनेशन वहां पे दी गई है. हाँ, नाउ हु इज अ प्रमोटर? सी, प्रमोटर whose name is named in the prospectus or identified in the annual return of the company. हाँ, नंबर 2 हमने डिस्कस किया कि जिसके पास डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी का कंट्रोल है, एज अ शेयर होल्डर हो, डायरेक्टर हो, अदरवाइज हो, हाँ, वो प्रमोटर है. नंबर 3, जिसके एडवाइस पे, डायरेक्शंस पे, इंस्ट्रक्शंस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्ट करने के लिए बाउंड है, एक्यूस्टॉम्ड है. हाँ, he is considered as a promoter. बट अगर सिंपल भाषा में बात करें तो जो कंपनी, हमने एग्जांपल फॉर्म में धीरूभाई अंबानी को लिया था. हाँ, जो कंपनी को फॉर्म करता है, जिसके मन में पहली बार कंपनी फॉर्म करने की आइडिया आती है, वो कंसीव द आइडिया ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी. फिर उस कंपनी को फॉर्म करने के लिए सारे जो स्टेप्स लेता है, that person is considered as a promoter. Okay, but अगर हाँ मैंने आपके कंपनी के फॉर्मेशन में लीगल एडवाइजर आपको थोड़ी बहुत हेल्प की है, तो मैं प्रमोटर हूँ क्या? नहीं, आप तो मेरे डायरेक्शन के हिसाब से चलते हो ना, फिर भी आई एम नॉट प्रमोटर बिकॉज आई एम एक्टिंग ओनली इन द प्रोफेशनल कैपेसिटी. हाँ, सो द पर्सन हु इज नॉट एक्चुअली पार्टिसिपेटेड इन द प्रमोशन but who is only just giving his professional capacity advice, like a solicitor, banker, accountant, they can't be considered as a प्रमोटर. उनको हम लोग प्रमोटर नहीं समझ सकते. ओके, नाउ शुरू होता है कंपनी का फॉर्मेशन. हाँ, सेक्शन 3 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर दैट, एंड अकॉर्डिंग टू दैट अगर पब्लिक कंपनी है तो 7 और मोर, प्राइवेट कंपनी है तो 2 और मोर, 1 पर्सन कंपनी है तो 1 पर्सन, हाँ, shall make an application for the formation of the company, by subscribing their name to the memorandum. And compulsory they should form the company for the lawful purpose only. Okay, अब incorporation company के लिए नंबर 1 उनको application करना है, और साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स क्या करने हैं, सबमिट करने हैं. Okay, so for registration company, following document and information should be filed with the registrar. Number 1, memorandum and article of the company duly signed by the subscriber of the memorandum. Company का memorandum of association, article of association. Number 2 point has been there, that is a declaration by a person who is engaged in the formation of a company. हाँ, फिर वो person कौन हो सकता है? देखो, he may be a advocate, हाँ, और ही में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, या फिर कोई भी पर्सन जिसका कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एज अ डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी नाम है. क्या डिक्लेरेशन देगा बोलो? ये कि ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट एंड द रूल फॉर द रजिस्ट्रेशन have been complied with. हमने कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट थे वो सारे हमने क्या किया, फुलफिल कर दिए. नंबर 2 क्या सबमिट करना? देखो, एफिडेविट फ्रॉम ईच ऑफ द सब्सक्राइबर. क्या बता वो एफिडेविट देगा? देखो वहां पे नंबर 1, उसने कंपनी लॉ के प्रमोशन फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई भी ऑफेंस नहीं किया है.
नंबर 2, हाँ, उसने इसके पहले कभी भी फ्रॉड या मिसबिजनेस ब्रीच ऑफ ड्यूटी का कोई ऑफेंस नहीं किया है. एंड नंबर 3, that all the document filed with the registrar for the registration of a company. एफिडेविट देना है. हाँ, व्हाट विल बी द एफिडेविट कि उसने इसके पहले कंपनी के प्रमोशन, फॉर्मेशन, मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी ऑफेंस का कन्विक्शन उसका नहीं है. नंबर 2, he is not found guilty for any fraud, misprisions, breach of duty, हाँ, during last 5 years, हाँ. And number next, that all the requirement of the document is filed with the registrar for registration. and वो सारे डॉक्यूमेंट करेक्ट है, कंप्लीट है, ट्रू है. हाँ, ऐसा एफिडेविट कंपनी के मेमोरेंडम के ऊपर जो सब्सक्राइबर साइन कर रहे हैं एंड जिसमें कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर का नाम है, वो सब लोग क्या करेंगे, एफिडेविट वहां पे देंगे. हाँ, देन नेक्स्ट वन क्या सबमिट किया जाएगा, देखो कंपनी के साथ डिस्कशन करने के लिए जो एड्रेस है, एड्रेस फॉर करेस्पॉन्डेंस, वो भी सबमिट करना है. नंबर नेक्स्ट क्या सबमिट किया जाएगा, देखो द पर्टिकुलर ऑफ एवरी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम. हाँ, लाइक ना वो 7 लोग अगर पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी है तो 2 लोग. हाँ, अलोंग विद इनके आइडेंटिटी, हाँ, उनका बॉडी कॉर्पोरेट नंबर, उनके बाकी पर्टिकुलर्स एक्सेट्रा. हाँ, देन नेक्स्ट देखो डायरेक्टर के पर्टिकुलर्स देने पड़ेंगे. हाँ, particulars including surname, family name, the director identification number, residential of the address of the person who are mentioned in the article of the company or memorandum. हाँ, as a क्या वो जो डायरेक्टर है उनकी सारे डिटेल्स क्या करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे. एंड बाकी किसी का कोई इंटरेस्ट है तो वो भी particulars of the interest of person mentioned in the article as the first director of the company. So all these details must be submitted to the registrar with the application. Okay, then registrar on the basis of document satisfy हो गया कि all requirements have been complied with, he will register the document and inform action of the registration and issue the certificate issue करेगा. फिर उस कंपनी को एक 16 नंबर का CN नंबर अलॉट किया जाएगा, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, जिससे हमें कंपनी के सारे डिटेल्स पता चलते, कंपनी कौन से सेक्टर में काम करती है, कौन से स्टेट में रजिस्टर्ड है वगैरह, क्योंकि हर नंबर की अपनी एक ओन आइडेंटिटी होती है. जैसे DIN डायरेक्टर की आइडेंटिटी, वैसे CIN कंपनी